दोस्तों हम इन्वेस्टर्स जैसे ही अपना पहला डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, हमें वो बात याद आती है कि स्टॉक मार्केट में जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस, और हम कर बैठते हैं अपना पहला निवेश। पहले निवेश में ही बिना किसी एनालिसिस के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को एनालाइज ना करते हुए हम एक ऐसे स्टॉक में एक गलत प्राइस पे एंट्री कर बैठते हैं जहां पे हमें एक बड़ा लॉस होता है और हम स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर हम कम रिस्क लें, लो रिस्क वाले हाई ग्रोथ स्टॉक्स को फिगर आउट करें तो हम एक विनिंग पोर्टफोलियो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो ये वीडियो थोड़ा हटके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सारी इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में हम 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स में से 10-12 स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट फिगर आउट करने वाले हैं, और ऐसे स्टॉक्स की वॉच लिस्ट जो कि ना सिर्फ लो रिस्क वाले स्टॉक्स की कैटेगरी में आती हैं बल्कि ये हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं। अब कैसे हैं, वीडियो के दौरान आपको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। जहाँ तक रिस्क वाली बात है, तो अगर हम ये पर्टिकुलर जो निफ्टी 50 का चार्ट है इसको एक किसी सर्टेन कंपनी का चार्ट मान लें, तो यहाँ पे कोई अगर बाई करता है तो रिस्क ज़्यादा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई यहाँ पे बाई करता है तो रिस्क ज़्यादा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई यहाँ पे बाई करता है तो रिस्क कम है या नहीं, कोई यहाँ पे बाई करता है तो रिस्क इसके मुकाबले और इसके मुकाबले कम है या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें विनिंग स्टॉक्स की पोर्टफोलियो क्रिएट करनी है तो हमें स्टॉक्स को ना सिर्फ फंडामेंटली एनालाइज करना होता है बल्कि हमें टेक्निकल एनालिसिस भी करनी होती है, क्योंकि वहां से हमें एक सही बाइंग प्राइस मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टिकर टेप का इस्तेमाल करेंगे स्टॉक्स को स्क्रीन करने के लिए। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे करीब करीब 5000 कंपनियों की लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। इनमें से भी हम अपने लिए फिल्टर आउट करने वाले हैं बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया क्या होंगे? ये क्राइटेरिया होंगे रिस्क रिलेटेड और ग्रोथ रिलेटेड। देखिए, जब हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश होती है जो कि हमें जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करे बल्कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करे। एक ऐसा ही एप्लीकेशन जो कि ना सिर्फ हमें जीरो ब्रोकरेज पर ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बट उसके साथ ही साथ फ्री रिसर्च कॉल्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे बेसिकली हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस आसानी से ले सके। तो होगी ना हमारे लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म की तलाश पूरी। ब्लिंकएक्स, जो कि जेएम फाइनेंशियल का एक पार्ट है, ऑफर्स जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग starting at ₹249 for 2 months, $599 for 6 months and $899 for 12 months। एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आप जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग इन एनएससी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे एंड इन आईपीओज विद दीज प्लान्स। ब्लिंकएक्स के फ्री एक्सपर्ट रिसर्च कॉल्स आपको बताते हैं कि कब ट्रेड में एंटर करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और एग्जिट स्ट्रैटेजी होने के साथ ही साथ क्या लेवल्स अचीव हो सकता है। ये बेसिकली एक्सपर्ट रिसर्च बेस्ड होता है जो कि आपको डिसीजंस लेने में मदद करता है। इनकी 70+ प्री डिफाइंड रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल है व्हाट्सएप पर। इसके साथ ही साथ इनके प्लेटफॉर्म पर आप डैशबोर्ड अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट के साथ आप स्ट्रैटेजी बिल्डर के जरिए रेडीमेड स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे वीकली वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करते हुए अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की नॉलेज को एनहांस भी कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ब्लिंकएक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के सारे नेसेसरी टूल्स मिलते हैं। तो आप भी ब्लिंकएक्स ट्राई कर सकते हैं। इसकी लिंक्स और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे वापस आते हैं अपनी लिस्ट पर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम कुछ फिल्टर्स ऐड करते हैं। अब ये फिल्टर्स बेसिकली हमारे रिस्क रिलेटेड और ग्रोथ रिलेटेड होंगे। अब बेसिकली जब भी हम किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करते हैं तो उसके रिस्क को एसोसिएट करते हैं हम मार्केट के ओवरऑल मूवमेंट से। हम कंपेयर करते हैं कि मार्केट जितना मूव करता है क्या वो पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक भी उतना मूव करता है या उससे ज़्यादा मूव करता है या उससे कम मूव करता है। तो इसको बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं बीटा से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बीटा का इस्तेमाल करेंगे। अब बीटा क्या है? बेसिकली बीटा इज अ मेजर ऑफ कंपनीज स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी रिलेटिव टू द मार्केट। यानी कि मार्केट मान लीजिए 10 पॉइंट मूव कर रहा है
तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है कितना मूव कर रहा है। अगर ये 10 पॉइंट मूव कर रहा है तो इसका बीटा जो है वो 1 होगा, अगर वो उससे ज़्यादा मूव कर रहा है तो बीटा उससे ज़्यादा होगा। तो जनरली हमें ऐसी कंपनियां सेलेक्ट करनी चाहिए जहां पे लो रिस्क हो, यानी कि जितना मार्केट मूव कर रहा हो उससे कम ही हमारा स्टॉक मूव कर रहा हो। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बेसिकली हमें कम चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जिसका कि बीटा जो है 0.91 से 1 के बीच में हो। तो अब यहाँ पे देखिए कितने शानदार तरीके से ये जो पर्टिकुलर 5000 कंपनियों की लिस्ट थी, मात्र 232 कंपनियां यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको हो सकता है कि स्टॉक्स के नाम ना दिख रहे हो, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको वो नाम दिख जाएंगे। यहाँ पे नाम से मतलब नहीं है, अगर आप सीखते हैं तो आप एनालिसिस करते हैं और वहाँ पे कम रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स आप फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बीटा मार्क कर दिया। अब हमारा बेसिकली पर्पज होगा कि हम ग्रोथ को कैसे फिगर आउट करें। ग्रोथ को फिगर आउट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली जो हम रिस्क की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। मान लीजिए आप जब ये कार ड्राइव कर रहे हैं, कार जब भी आप ड्राइव करते हैं तो बेसिकली आपके पास एक स्पीडोमीटर होता है जहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है। मान लीजिए कंपनी ने स्पीड लिमिट दे रखी है 200 की, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप ज़्यादा ड्राइव करना चाहते हैं तो कंपनी अलाउ नहीं करती आपको। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक इस कार को ड्राइव कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि भाई 200 किलोमीटर, क्योंकि कंपनी कह रही है 200 किलोमीटर। देखिए अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आप 180 से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इस कार को ड्राइव करने जाते हैं तो बहुत लाइकली चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है या मैल फंक्शन हो सकता है कार का। अब कंपनी तो क्लेम कर रही है 200 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 200 किलोमीटर पर आवर वहीं पे जाके आपका स्पीडोमीटर कह दे कि भाई अब इससे ज़्यादा कंपनी अलाउ नहीं करती है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा मैं नहीं चलूँगी। तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, यानी कि जो अलाउड लिमिट्स होती है, उन्हीं लिमिट्स में हमें रहना होता है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें या एसोसिएट करें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से, तो बेसिकली हमारी जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे हमें रिस्क मिटिगेशन करना जरूरी हो जाता है। ये हम फंडामेंटल एनालिसिस से करते हैं। वन ऑफ द पैरामीटर्स बीटा होता है जिसका कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी सारे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं। हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल रहा है तो बेसिकली हम कम रिस्क के साथ उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। हमें अगर ओवर सोल्ड जोन में मिल रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक मूव करते हुए यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट पे RSI लेवल्स ओवरसोल्ड जोन दिखाया, तो ऐसे में हमें वो कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, कम दाम पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें इस्तेमाल करने होते हैं। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं बीटा का। ठीक है, चलिए अब ग्रोथ की बात करते हैं। तो ग्रोथ बेसिकली हम कैसे फिगर आउट करते हैं। कंपनी ग्रो कर रही है मतलब उसका सेल्स ग्रो हो रहा है, उसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। कंपनी ग्रो कर रही है मतलब उसके प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है, उसका EPS ग्रो हो रहा है। तो बेसिकली ये जो पैरामीटर्स है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ग्रोथ रिलेटेड, हम यहाँ पे इनका इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेवेन्यू ग्रोथ लेंगे और रेवेन्यू ग्रोथ में भी 5 ईयर्स का हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ लेंगे। यहाँ पे 5 ईयर्स का हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ हमने ले लिया और हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जिनका कि रेवेन्यू ग्रोथ एटलीस्ट 10% या उससे ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास मात्र 85 कंपनियों की लिस्ट आ चुकी है इस पैरामीटर को लगाने पर। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे ले लेंगे हिस्टोरिकल EPS ग्रोथ 5 साल का। तो EPS ग्रोथ बेसिकली हमारा क्या होता है, EPS ग्रोथ यहाँ पे हर साल अर्निंग पर शेयर कितने % से ग्रो कर रहा है उसका मापक होता है। तो यहाँ पे हमारा जो EPS ग्रोथ है मिनिमम 25% से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मात्र 33 कंपनियों की वॉच लिस्ट आपको मिल चुकी है इस ग्रोथ पैरामीटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक हम आते आते 5000 कंपनियों में से 33 कंपनियां निकाल चुके हैं। अब क्या इन 33 कंपनियों में हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? सिंपल सा जवाब है नहीं। अभी भी रिस्क हमने पूरा का पूरा अवॉइड नहीं किया, तो अभी भी कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे बाकी हैं। तो बेसिकली
हमें ऐसी कंपनियां सेलेक्ट करनी चाहिए जिनका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन एटलीस्ट 500 करोड़ हो। जब मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ है तो कंपनी में कुछ ना कुछ तो दम है। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी 50-60 करोड़ की है, उसने अच्छे खासे ईपीएस ग्रोथ दिखाए, उसने अच्छे खासे सेल्स ग्रोथ दिखाए, रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, उसका बीटा भी कम है, डज नॉट मीन कि वो कंपनी क्वालिफाई करती है हमारे वॉच लिस्ट में आने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम 500 करोड़ से स्टार्टिंग करेंगे। 500 करोड़ की कंपनी यहाँ पे होनी चाहिए। तो लिस्ट यहाँ पे केवल 20 की आ चुकी है। ठीक, इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फोकस करेंगे डेट पर। कंपनी के पास अगर डेट कम है तो कंपनियां क्या करती है, फोकस करती है अपने ग्रोथ पर। मान लीजिए कि कंपनी के पास डेट बहुत कम है, तो ऐसे में जो भी उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं या जो भी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेशन हो रही है उसका इस्तेमाल वो रीग्रोथ में करती है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी वोडाफोन आइडिया जैसी है जो कि हर साल 5-6 हज़ार करोड़ के आसपास इंटरेस्ट ही पे कर रही है अपने लोन्स पर, तो ऐसी कंपनी क्या ग्रोथ पर फोकस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमें कम डेट वाली कंपनियां सेलेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम डेट टू इक्विटी को फोकस करेंगे। यहाँ पे डेट टू इक्विटी क्या है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, डेट टू इक्विटी हमारा क्या होना चाहिए इस केस में, बेसिकली हम ऐसी कंपनियां सेलेक्ट करेंगे जहां पे 0.51 से कम डेट टू इक्विटी हो। 0.5 से डेट टू इक्विटी कम जहां पे हो, हमें ऐसी कंपनियां चाहिए। तो यहाँ पे केवल 12 कंपनियों की लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, अब सिंपल सी बात, 12 कंपनियों की लिस्ट डज नॉट मीन कि इन 12 की 12 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। इसके बाद हमारी एनालिसिस शुरू होती है। हम एक एक कंपनी को उठाते हैं, उस कंपनी की हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उस कंपनी ने डिविडेंड कंसिस्टेंटली दिए हैं या नहीं वो देखते हैं, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं, क्या उसमें एटलीस्ट 30-40% से ज़्यादा प्रमोटर की शेयर होल्डिंग रही है कंसिस्टेंटली, क्या प्रमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग हो रखी है, हम ये चेक करते हैं। उसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि क्या इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में, और इसके साथ ही साथ हम थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। तो इस लिस्ट से हम एक सर्टेन कंपनी जो है यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। एलटी फूड्स, आप देखिए 2017 में डिविडेंड दिया था, 2018, 19, 20, इवन 20 में कोविड चल रहा था तब भी यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड दिया था। 21, 22, 23, 24 कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती आ रही है। एक सिंपल सा पैरामीटर, अगर हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी कंसिस्टेंटली हर साल डिविडेंड देती आ रही है और कंसिस्टेंट है इस मामले में, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कंपनी हर साल प्रॉफिटेबिलिटी कर रही है। तो कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट कर रही है हर साल, सिंपल सा मतलब है कि वो कंपनी सस्टेन कर रही है और आगे भी सस्टेन कर सकती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे देखें तो आप ध्यान दीजिए, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ऐसे पॉइंट्स पे थी, ना कि ऐसे पॉइंट पे। हालांकि जो फ्रेश बायर्स होते हैं उनके लिए इवन ये छोटी सी गिरावट भी एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि जनरली क्या होता है जब कोई लॉन्ग टर्म के लिए जाता है किसी भी कंपनी में, तो लॉन्ग टर्म का मतलब एटलीस्ट 3 से 5 साल का होराइजन होता है। तो यहाँ पे 3 से 5 साल का अगर हम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये आपको बातें समझ में आएंगी। अगर 1 मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कर दें तो आप देखिए 1 मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट में चार्ट पैटर्न ऐसा रहता है, हायर हाइज हायर लोज, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1-1.5-2 साल के लिए भी गिरावट हो सकती है। तो ऐसे में एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए अगर रुका जाए हाई ग्रोथ कंपनीज में और जिनका कि लो रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करने का हम डिसाइड कर रहे हो, तो वहाँ पे हम एक विनिंग स्टॉक्स पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लो रिस्क के साथ हाई ग्रोथ स्टॉक्स अपने लिए फिगर आउट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि भाई किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होता है, हम डिस्कशंस कर रहे हैं ताकि आप भी सीखें। अगर हम आपको स्विमिंग कर करके दिखाते रहेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में आपको उतरना पड़ेगा। आप इन्वेस्टिंग करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में बातें कैसे होती हैं और प्रॉपर तरीके से कैसे इन्वेस्टिंग की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इन्फॉर्मेशन दोस्तों में भी शेयर करते रहिए।